नमस्कार, मैं मनदीप कुमार आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं सॉल्व पेपर 2018 अग्निवीर वायु साइंस सब्जेक्ट का पेपर है, फिजिक्स का पेपर है, पेपर 2। इसके दो पार्ट हैं, दो पार्ट में पार्ट 1 आज हम डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हमारी बुक्स के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। यह स्क्रीन पे हमने आपको 3 बुक्स दिखाई हुई है। अग्निवीर वायु इंडियन एयरफोर्स साइंस सब्जेक्ट प्रैक्टिस पेपर विद सॉल्यूशन ऑफ डिफिकल्ट प्रॉब्लम 52 पेपर इसमें दिए हुए हैं। ये जो पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, ये पेपर भी हमने इसी बुक से लिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन भी हमने बुक में दिया हुआ है। फिर है बुक फिजिक्स एयरफोर्स एक्सियल रिक्रूटमेंट एग्जाम विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और अग्निवीर वायु इंडियन एयरफोर्स साइंस सब्जेक्ट रिक्रूटमेंट टेस्ट। ये दोनों बुक्स आप थ्योरी और न्यूमेरिकल्स के लिए रेफर कर सकते हैं। अब तीनों बुक्स हमने इस तरीके से डिज़ाइन की है, कोई भी क्वेश्चन इनके बाहर से नहीं आता है, सारा थ्योरी और न्यूमेरिकल्स इसमें कंटेंट है। तो आप इन तीनों बुक्स को रेफर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पेपर 2 का पार्ट 1। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाई डज द डायमंड शाइन व्हेन इट इज कट। तो डायमंड का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। डायमंड में क्या होता है कि डायमंड जो होता है वो इस तरीके से होता है, और इसमें जो पार्ट है वो इस तरीके से होता है कि यहाँ से जैसे मान लीजिए कोई रे एंटर करती है, तो जो रे ऑफ लाइट जो है वो इस तरीके से एंटर करती है, और एंटर करके इधर से टकरा के ऐसे टकरा के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण बार बार उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद वो बाहर निकलती है। मतलब एक सरफेस से टकरा के उसी मीडियम में डायमंड में ही वापस लौट गई, फिर उस दूसरी सरफेस से टकराई, फिर बाहर निकलने की कोशिश करती है, बट दूसरी सरफेस जब टकराती है फिर टकरा के डायमंड में ही लौट जाती है। तो ये जो फिनोमेना है, ये इसको बोलते हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण क्या है, लाइट जैसे इसके अंदर ही घूमती रहती है, इसलिए चमकता हुआ दिखाई देता है। तो इसका जो परफेक्ट आंसर है वो है ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ऐसा होता है। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ये क्या कहता है, व्हाट विल बी द पावर लॉस इन द सर्किट। इन सर्किट में पावर लॉस जो है वो क्या होगा। मैं इसका एक इजी मेथड बता देता हूँ आपको। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो इनका इक्विवेलेंट निकाल लेता हूँ। जैसे इन तीनों जो रेजिस्टेंसेस है, इनका जो पैरेलल में है, तो इनका आर इक्विवेलेंट निकलेगा। ये होगा 1/3 + 1/4 + 1/6। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो लेट अस से 36 है, तो ये इस तरीके से आ जाता है। तो 27 / 36, यानी कि जो R है ये निकल के आ जाता है 36 / 27 ओम। ये R निकल के आ गया, रेजिस्टेंस निकल के आ गया। अब मैं बात करता हूँ करंट की। तो जो V = IR इक्वेशन लगा देता हूँ मैं। तो ये V जो है यहाँ पे 18 वोल्ट है, और ये I है, और ये जो है यहाँ पे 36 है डिवाइडेड बाई 27। तो 18 से 2 हो गया, तो यहाँ से I आ गया, दैट इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाई 2 एम्पियर। मैंने क्या किया है, इस जो पूरे सर्किट को है इस तरीके से एक रेजिस्टेंस R और इस तरीके से ये 18 वोल्ट इसमें कन्वर्ट कर दिया है। ये जो रेजिस्टेंस मैंने निकाला है ये है 36 डिवाइडेड बाई 27 ओम। इस तरीके से मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है। तो इसमें से जो करंट जा रहा है, ये जा रहा है 27 डिवाइडेड बाई 2 एम्पियर। तो अब ये बड़ा सिंपल हो गया सर्किट। यहाँ पे पावर लॉस निकालना है। तो पावर लॉस हमको पता है क्या होता है, पावर होता है I² × R। I कितना है, यहाँ पे I है 27 डिवाइडेड बाई 2, इसका स्क्वायर होगा तो 27 डिवाइडेड बाई 2। और जो रेजिस्टेंस है ये हम निकाल ही चुके हैं 36 डिवाइडेड बाई 27। तो ये पावर आ जाएगा यहाँ से 27 और मल्टीप्लाइड बाई 9। तो ये पावर आ गया यहाँ से 9 7 जा 63 36, और ये आ गया 243 वाट। तो यहाँ से जो करेक्ट आंसर है वो निकल के आता है D 243 वाट। तो इस तरीके से मैंने बेसिकली क्या फॉलो किया है प्रोसीजर कि मैंने इनका इक्विवेलेंट निकाल लिया, रेजिस्टेंसेस का इक्विवेलेंट निकाल लिया, करंट निकाल लिया, और करंट निकाल के मैंने पावर निकाल ली। पावर इज इक्वल टू I² R।
नहीं तो आप इंडिविजुअल, अगर आप दूसरे तरीके से करते, मान लीजिए आप इंडिविजुअल करंट निकालते, दूसरा तरीका भी मैं बता देता हूँ आपको। जैसे क्या है, ये दूसरा जो तरीका है वो ये है कि जैसे इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जैसे इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी 18 है, इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी 18 है, और इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी 18 है। तो मैं पावर निकालता हूँ इंडिविजुअल। ये पावर हो जाएगी तीनों में जो पावर कंज्यूम्ड है, P1 + P2 + P3। तो ये पावर आ गई यहाँ से V² और डिवाइडेड बाई R। एक बार 6 आएगा और एक बार 3 आएगा और एक बार 4 आएगा। तो यहाँ से जो पावर है ये आ जाएगी 18 × 18 और ये आ गया 1/6 + 1/3 + 1/4। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा 18 × 18 और मल्टीप्लाइड बाई 12, तो ये आ जाएगा 2 + 4 + 3। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये आता है 18 × 18 × 9 डिवाइडेड बाई 12। तो 6 से मैं 2 टाइम्स काटता हूँ, ये 3 टाइम्स हो गया, और 2 से ये 9 टाइम्स चले गया, तो ये आ गया 81 × 3। तो पावर आ गई यहाँ से 243 वाट। किसी भी तरीके से कर लीजिए, करंट निकाल के कर लीजिए या सीधा सीधा V² R से कर लीजिए। तो ये जो आंसर है ये आता है 243 वाट। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं आगे और क्या है। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। देखिए एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, तो जो एनर्जी होती है ये वर्क की फॉर्म में होती है, और ये होती है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये वर्क होता है या एनर्जी होती है। फोर्स होता है m1 L1 T-2 और जो डिस्टेंस है ये होती है लेंथ। तो यहाँ से आता है m1 L2 और T-2, तो ये डायमेंशन यहाँ पे निकल के आती है m1 L2 T-2। तो ये जो C है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। ये C जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर नज़र आता है। आगे देखते हैं। If an object is coming towards the plane mirror at a speed of 10 meter per second, then with what speed will the image move with respect to the object? इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। With respect to the object, देखिए प्लेन मिरर है और प्लेन इन मिरर में एक यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो इधर की तरफ आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। अब 10 मीटर पर सेकंड से इधर आ रहा है, तो जो इमेज है वो पहली बात तो यहाँ बनेगी, और ये इमेज जो है ये भी 10 मीटर पर सेकंड से इधर की तरफ आएगी। अब देखिए इमेज, जब ऑब्जेक्ट इधर 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, इमेज की एक्चुअल जो वेलोसिटी है वो तो एक्चुअल जो स्पीड है इमेज की वो तो 10 मीटर पर सेकंड है। बट अगर यहाँ पे जो मैंने अंडरलाइन किया है विथ रेस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कितनी होगी, तब हम क्या करेंगे, तब हम देखेंगे 10 माइनस ऑफ -10, तो ये हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। दैट इज़ द करेक्ट आंसर।
10 मीटर पर सेकंड करेक्ट आंसर नहीं है, 20 मीटर पर सेकंड ये करेक्ट आंसर है। तो जो इमेज स्पीड है वो हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। रेस्पेक्ट की बात आ रही थी इसलिए। आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। अच्छा देखिए ये क्या कहता है क्वेश्चन, ए कार ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर द कार ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ यहाँ से कार स्टार्ट हुई पॉइंट ए से और वो बी तक जाती है। अब ए से बी तक की जो डिस्टेंस है लेटर से वो है एस, और ये कार क्या है इस तरीके से जाती है और ये इधर की तरफ जब जा रही है तो ये जा रही है 20 किलोमीटर पर आवर से, और जब इधर से इधर लौट रही है तो ये जा रही है 30 किलोमीटर पर आवर से। अब लेट से इसको जाने में जो लगा टाइम है ये है t1 और इसको इधर से इधर आने में लगा जो टाइम है दैट इज़ t2। अब मैं इक्वेशन क्या लगाता हूँ, मैं इक्वेशन लगाता हूँ s इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम या स्पीड इंटू टाइम। तो देखिए ये s जो है ये हो गया यहाँ से 20 और टाइम जो लगा दैट इज़ t1, तो t1 यहाँ से आ गया दैट इज़ इक्वल टू s डिवाइडेड बाई 20। उसी तरीके से ये जो s है ये s इस तरीके से आ गया और ये आ गया 30 और टाइम जो लगा दैट इज़ t2, तो यहाँ से t2 आ गया दैट इज़ इक्वल टू s डिवाइडेड बाई 30। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं t1 प्लस t2, तो यहाँ से आ जाता है s बाई 20 प्लस s डिवाइडेड बाई 30, ये है टोटल टाइम t। तो यहाँ से आ जाता है s और ये आ जाता है 1/20 प्लस 1/30 दैट इज़ इक्वल टू टाइम। यहाँ से आ जाता है 600 और ऊपर आ जाता है 50 और ये आ गया टाइम। यहाँ पे आ गया s बाई टी दैट इज़ इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाई 15 डिवाइडेड बाई 50 दैट इज़ इक्वल टू 12 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है। s बाई टी जो आया है ये तो आया है दिस वन, s बाई टी की वैल्यू आई है 12 किलोमीटर पर आवर। बट देखिए एक्चुअली है क्या, एक्चुअली क्या है कि टोटल टाइम तो t लगा है, टोटल टाइम तो मैं कह देता हूँ यहाँ पे t है, बट डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई है, डिस्टेंस ट्रेवल हुई है 2s, s जाने में और s आने में टोटल डिस्टेंस इतनी ट्रेवल हुई है। तो जो एवरेज वेलोसिटी की जो बात आएगी, ये एवरेज स्पीड या एवरेज नॉट वेलोसिटी एवरेज स्पीड की जो बात आएगी ये आएगी 2s डिवाइडेड बाई t। यहाँ पे आएगा 2, s बाई टी की मैं वैल्यू निकाल ही चुका हूँ, ये है 12, तो यहाँ से जो v एवरेज आएगा ये आएगा 24 किलोमीटर पर आवर, ये इस तरीके से आएगा। तो ये जो है b यहाँ पे ये करेक्ट आंसर है। 24 किलोमीटर पर आवर जो है ये एवरेज स्पीड है एंटायर जर्नी की। वेलोसिटी की बात नहीं हो रही है, एवरेज वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी क्योंकि यहाँ से यहाँ गए और वापस यहाँ आए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्योंकि वेलोसिटी जो होती है एवरेज वेलोसिटी ये होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो वो तो जीरो हो जाएगी। बट स्पीड की जब बात की तो हमको डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, डिस्टेंस को हम इस तरीके से लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे ये जो क्वेश्चन है ये कहता है कि व्हेन ए बॉडी मूव्स एट ए कांस्टेंट स्पीड इन ए सर्कुलर पाथ इट विल कॉज। एक बॉडी है सर्कुलर पाथ में चक्कर लगा रही है, इस तरीके से v वेलोसिटी है और r रेडियस है, तो वो सर्कुलर पाथ में चक्कर लगा रही है तो क्या होगा। अब देखिए जब बॉडी सर्कल में चक्कर लगाती है तब क्या होता है कि इधर अगर वेलोसिटी है तो उसका जो एक्सेलेरेशन है वो इस तरफ होता है, अगर इस तरफ वेलोसिटी हो जाती है तो इस तरफ एक्सेलेरेशन हो जाता है। ऐसे क्या है एक्सेलेरेशन हमेशा क्या है सेंटर की तरफ रहता है, बट अगर वेलोसिटी चेंज बट अगर स्पीड अगर सेम है तो जो एक्सेलेरेशन है वो दिया जाएगा स्पीड स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। वेलोसिटी तो देखिए चेंज हो रही है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, बट स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, तो जो एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड है वो दिया जाएगा v स्क्वायर बाई r से। ये एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड है। अब देखिए ऑप्शन पे आते हैं, ऑप्शन क्या कहते हैं।
कांस्टेंट, इट विल कॉज कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, जैसे मैं आपने आपको पहले बताया, वेलोसिटी जो होता है ये वेक्टर होता है। स्पीड तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड है, इसका मतलब ये नहीं है कि कांस्टेंट वेलोसिटी है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है, पहले इस डायरेक्शन में थी, फिर इस डायरेक्शन में हुई, फिर इस डायरेक्शन में हुई, तो वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, तो ये तो करेक्ट ऑप्शन नहीं है। अब बात आती है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। देखिए एक्सेलरेशन यहाँ दिखने को तो क्या दिख रहा है कि सही है, v स्क्वायर बाई आर ये कांस्टेंट ही रहेगा, स्पीड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। बट अगेन मैं एक्सेलरेशन की अगर बात करूँ तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब एक्सेलरेशन की अगर देखेंगे तो मैग्नीट्यूड इसका जो है वो तो कांस्टेंट है, ये तो v स्क्वायर बाई आर है। बट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन देखेंगे तो कभी तो इधर है, कभी इधर है, कभी इधर है, कभी इधर है। तो एक्चुअली एक्सेलरेशन भी मैग्नीट्यूड में तो कांस्टेंट है बट डायरेक्शन में कांस्टेंट नहीं है, तो ये आंसर भी इनकरेक्ट है। अब इस आंसर को देख लेते हैं एक बार, एक्सेलरेशन वेरिंग विद टाइम। तो एक्सेलरेशन जो है टाइम के साथ इसका मैग्नीट्यूड जो है वेरी नहीं कर रहा है, यही जो ऑप्शन है इसको देखिए आप, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन, ये ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि मैग्नीट्यूड जो है इसका कांस्टेंट है। तो ये यहाँ से हम देखते हैं कि 6 का जो आंसर है वो सी है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन एक सर्कुलर पाथ में फॉलो होता है जब कांस्टेंट स्पीड होती है। तो अब देखिए ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा टाइम लगेगा। ये क्या कहता है क्वेश्चन, ए बुलेट ऑफ मास 5 ग्राम इज संक इनटू ए ब्लॉक ऑफ वुड अप टू 6 सेंटीमीटर एट ए वेलोसिटी of 100 meter per second. So what is the average force exerted by the bullet on the block? देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, ये कहता है क्वेश्चन कि ये वुडन ब्लॉक है, इसमें एक बुलेट आई और बुलेट की जो इनिशियल वेलोसिटी है ये है 100 मीटर पर सेकंड, ये इस तरीके से वेलोसिटी है, और ये इसमें अंदर गई वुड के ब्लॉक में और यहाँ जाके रुक गई। कितने डिस्टेंस पे जाके रुकी है, ये रुकी है 6 सेंटीमीटर। यहाँ जो फाइनल वेलोसिटी है वो हो गई 0, और इसका जो मास है, इसका मास दे रखा है दैट इज इक्वल टू 5 ग्राम, और 5 ग्राम होता है 5 इंटू 10⁻³ kg, इस तरीके से ये दे रखा है। अब बात करते हैं ये रुकी क्यों। अब रुकी इसलिए क्योंकि इस पर जब ये अंदर की तरफ जा रही थी तब इस पर एक एवरेज रजिस्टिव फोर्स जो है, ये रजिस्टिव फोर्स इस पर एक्ट कर रहा था, तो ये रजिस्टिव फोर्स ने एक्ट करके इसको यहाँ से यहाँ रोक दिया। तो अब मैं बात करता हूँ सीधा यहाँ पे, देखिए क्या है, वैसे तो इसका वर्क एनर्जी थ्योरम से हम बड़ा सिंपल कर सकते हैं, जैसे वर्क इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी और दैट इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। तो इसी से इक्वेशन से फॉलो कर लेते हैं। यहाँ पे जो फाइनल एनर्जी है वो है 12 mv², और जो इनिशियल एनर्जी है वो है 12 mu²। ये है एवरेज रेजिस्टिव फोर्स, और जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻²। अब ये तो हो गई फाइनल वेलोसिटी और ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी। इसको माइनस साइन में यहाँ लगा देता हूँ, क्योंकि जो दोनों के बीच में जो एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में वो 180 डिग्री है। तो यहाँ से आ गया हाफ और मल्टीप्लाइड बाई मास आ गया 5 इंटू 10⁻³ 5 ग्राम की बॉडी थी, और जो u है वो इनिशियल था दैट वाज इक्वल टू 100, और ये आ गया 100, यहाँ पे आ गया फोर्स और मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइडेड बाई 100। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ गया फोर्स दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻6 माइनस ऑफ 3 और डिवाइडेड बाई 1/12। तो यहाँ से आंसर आता है 5000 डिवाइडेड बाई 12। तो ये एवरेज फोर्स है 5000 डिवाइडेड बाई 4। अब हम सॉल्व करते हैं, कितना आता है फोर्स दैट इज इक्वल टू 2500 डिवाइडेड बाई 6, और ये आता है 4 6 4 जा 24 1 और अप्रॉक्सीमेटली 7। तो यहाँ से जो करेक्ट आंसर है ये निकल के आता है बी दैट इज इक्वल टू 417 न्यूटन। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या जो है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंजर्वेटिव फोर्स। देखिए कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है कि वो ऐसा फोर्स होता है कि जो वर्क डन होता है उसमें जो वर्क डन होता है वो
पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, किस पाथ के थ्रू उसको लेके जाते हैं। तो देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स का, कि जैसे मान लीजिए समथिंग ग्राउंड है, और ग्राउंड पे आपने क्या किया कि एक बॉल है, इसको उठा के आप ऐसे लेके गए, एक बार यहाँ तक, एक बार इस पाथ के थ्रू लेके गए, और एक बार आप इस तरीके से करते हुए थर्ड पाथ के थ्रू लेते गए, इसको एच हाइट तक आपने पहुँचाया। अब देखिए किसी भी तरीके से आप लेके जाइए, जो आपको वर्क डन जो करना पड़ेगा ये होगा mgh, ये इस तरीके से करना पड़ेगा वर्क डन, इतना ही वर्क डन आपको करना पड़ेगा। उसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और उसी तरीके से मैग्नेटिक फोर्स है। मतलब आप किसी भी पाथ को फॉलो कर लीजिए, आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब आप वर्क करेंगे तो आपको उतना ही वर्क करना पड़ेगा। बट फ्रिक्शनल फोर्स की अगर हम बात करते हैं तो देखिए क्या है, मान लीजिए ये एक टेबल का फ्लोर है और इस पर एक बुक रखी हुई है और बुक को आप इस पॉइंट तक लेके जाते हैं। अब आप अगर इस पाथ के थ्रू लेके जाते हैं और फर्स्ट पाथ, और इस पाथ के थ्रू लेके जाते हैं और इस पाथ के थ्रू लेके जाते हैं, तो देखिए जो वर्क डन करना पड़ेगा वो फर्स्ट में आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, सेकंड में थोड़ा कम करना पड़ेगा और थर्ड में और भी कम वर्क करना पड़ेगा। आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाते हैं तो, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स जो है ऐसा फोर्स है, वो रजिस्टिव फोर्स है, वो जो है कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, तो उसके अगेंस्ट में जो आपको वर्क करना पड़ेगा दैट विल बी डिफरेंट। तो ये W1, W2, W3 सब अलग होंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, तो वो है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट ए कंजर्वेटिव फोर्स, ये फ्रिक्शनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होता है। अब बात करते हैं हम विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट गिव द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये सीधा सीधा इसका आंसर है कैवेंडिश, एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने ये वैल्यू दी थी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो कैपिटल जी होता है उसके बारे में उन्होंने बताया था। तो इसका तो सिंपल सा आंसर है कैवेंडिश। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। देखिए मैं बना देता हूँ, ये कॉन्वेक्स मिरर है और इससे क्या है कि एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है और वो जो ऑब्जेक्ट है वो रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर पे, और जो इसकी फोकल लेंथ है वो है +20। ये जो फोकल लेंथ है दैट इज +20 सेंटीमीटर, +20 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ। तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, तो ये क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 1/v + 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पे आएगा 1/v और ये है माइनस का 1/10 और ये जो फोकल लेंथ है ये है 1/20। तो यहाँ से आएगा 1/v दैट इज इक्वल टू 1/20 प्लस ऑफ 1/10। यहाँ पे आएगा 1/v, यहाँ पे आएगा 20, ऊपर आ जाएगा 3v, आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 3। देखिए ये पॉजिटिव आ रहा है, प्लस का 20/3। अब दो आंसर हमको दिख रहे हैं कि 20/3 के दो आंसर दिख रहे हैं, एक तो ये आंसर दिख रहा है, एक ये आंसर दिख रहा है। अब बात आती है, दो ऑप्शन है वर्चुअल और रियल, क्या वर्चुअल बनेगी या रियल बनेगी। तो देखिए मैं एक रे डायग्राम से मैं बताता हूँ, रे डायग्राम से आपको समझ में आएगा किस तरीके से इमेज बनेगी। देखिए कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या है कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, तो एक रे इधर से आई इधर निकल गई और एक रे इधर से आई इधर निकल गई, और जब इन दोनों को पीछे मिलाते हैं तो इस तरीके से यहाँ पे इमेज बनती है। तो ये जो इमेज है ये रियल नहीं बनती है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर से जब टकराती है रेस तो डाइवर्ज हो जाती है। अब डाइवर्ज हो जाती है तो देखिए रियल इमेज नहीं बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। तो ये करेक्ट आंसर है, वर्चुअल एंड 20/3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, ये करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ विच लॉ, कौन से कंजर्वेशन से रिलेटेड है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है ये इस तरीके से है कि जो मान लीजिए एक मेटल है और मेटल पे इस तरीके से कोई लाइट आ रही है, उसकी एनर्जी E है। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है ये बेसिकली इस एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है और बाहर निकल जाता है। अब ये जो एनर्जी आती है ये एनर्जी दो काम करती है, एक तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के काम आती है, उसको बोला जाता है W0 वर्क फंक्शन, और साथ में क्या है कि इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, उसको बोला जाता है 12mv²।
तो इस एनर्जी ने दो काम किए। दो काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला और उसको जो है काइनेटिक एनर्जी दे दी। तो ये जो एनर्जी है दो टुकड़ों में डिवाइड हो गई, एक तो बाहर निकालने में और बाकी बची कुची जो एनर्जी है वो हाफ mv² की फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो ये कौन सा लॉ हुआ, ये हुआ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये एनर्जी कंजर्वेशन जो है करेक्ट आंसर है। अब आगे देखते हैं क्या है। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इन्फाइनेटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। देखिए क्वेश्चन तो सिंपल है वैसे तो। जैसे मान लीजिए इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर है, स्टेट करंट कैरिंग है, आई करंट जा रहा है, यहाँ से r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है ये होता है μ0I डिवाइडेड बाई 2πr। तो ये अब डायरेक्ट सा क्वेश्चन है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। मतलब मान लीजिए ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर r है तो इस तरीके से इक्वेशन दी जाएगी जो बताती है कि जो b है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। तो जो यहाँ से डायरेक्ट पूछा गया है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, तो ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर टू द पॉइंट। तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर नज़र आता है। तो देखिए पार्ट 1 हमने यहाँ डिस्कस किया। ये पार्ट 2 भी हम इस पेपर का डिस्कस करेंगे। ये कंप्लीट पेपर हमने इस बुक में दिया हुआ है, आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। बाकी दोनों बुक्स भी जैसे मैंने पहले बताया आप रेफ़र कर सकते हैं थ्योरी न्यूमेरिकल्स के लिए। तो आशा करते हैं ये आज का जो वीडियो है ये आपको पसंद आया होगा। तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं पार्ट 2 में नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।